नमस्कार मित्रों, साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग मेरी इस YouTube वीडियो श्रृंखला में आप देख रहे हैं हिंदी भाषा के संबंध में सूचनात्मक जानकारीप्रद कुछ बातें, और दूसरी ओर साथ साथ चल रहे हैं मेरे साहित्य के विविध रंग। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं अपने साहित्य के जो व्यंग्य वाला पक्ष है उसके दो छोटे छोटे रंग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे, और ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस पुस्तक से जिसका नाम है अंगूठा छाप हस्ताक्षर। जी हाँ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यह मेरा व्यंग्य संग्रह सन 2014 में प्रकाशित हुआ था और प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हुए इस व्यंग्य संग्रह का बहुत स्वागत हुआ। इसके 2 संस्करण छप चुके हैं और अभी भी ये उपलब्ध है। तो मित्रों, इसमें से मैं आज आपके सामने 2 छोटी छोटी व्यंग्य रचनाएं अपनी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, सन 2021 अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नया साल है। तो इस नए साल का हम स्वागत कैसे करते हैं आप सब जानते हैं, किस प्रकार के कार्य आयोजित किए जाते हैं, उस सारी बातों को मैंने किस तरह से व्यंग्य के माध्यम से आपके सामने रखा है, कृपया ध्यान दीजिए। नया साल मुबारक। कल ताऊ भीम सिंह से मेरी मुलाकात हो गई। नए साल के अवसर पर मैंने उन्हें मुबारकबाद दी, तो वे बोले, शर्मा जी, मुबारकबाद तो ठीक है, किंतु हमारे जैसे आम आदमी के लिए तो यह साल भी हर साल जैसा ही है। मुबारक तो ये हो रहा है उन कंपनियों के लिए जो यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो अपने इन कंपनियों के माध्यम से संदेश प्रचारित करके मोटा मुनाफा कमा रही हैं, और उनका कारोबार इस वक्त इन दिनों विशेष रूप से 2 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। या ये उन व्यापारियों के लिए मुबारक होता है जो कार्ड, कैलेंडर, डायरी बेचने के धंधे में लगे हैं। इतना ही नहीं, अब तो कार्ड वगैरह भेजने की जगह लोगों ने यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर संदेश देना शुरू कर रखा है। तो ऐसे में जो संदेश भेज रहे हैं या जो जिन्हें संदेश भेजा जा रहा है, मिल रहा है, उनके लिए तो पता नहीं कब होगा मुबारक ये साल, लेकिन इन कंपनियों के लिए तो ये साल उसी समय मुबारक होना शुरू हो जाता है जब ये कंपनियां इस तरह के कारोबार को आगे लेकर के चलती हैं। मुझे ताऊ भीम सिंह की यही बात अच्छी नहीं लगती। हर बात का बस नकारात्मक पहलू ही उन्हें नज़र आता है। सो मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, ये तो ठीक है ताऊ जी, लेकिन ये कंपनियां हमारे संदेश तुरंत हमारे मित्रों तक, हमारे रिश्तेदारों तक, परिचित लोगों तक पहुंचा देती हैं, और इससे हमें सुविधा हुई है, आम आदमी को भी सुविधा हुई है। मेरी इस बात ने तो मानो आग में घी का काम किया। ताऊ जी जैसे फट पड़े। हाँ, खूब सुविधा दे रही हैं ये कंपनियां, लेकिन ये सुविधा देकर क्या वे हमारा भला कर रही हैं? लोग देश विदेश में तो मुबारकबाद दे रहे हैं, परंतु पड़ोस में रहने वाले अपने भाई, बहन या मित्र से मिलते तक नहीं, दिल से दिल की बात करने की ज़रूरत ही नहीं समझते। अब तो फ़ोन भी नहीं करते, केवल व्हाट्सएप से संदेश भेज दिया, 10, 20, 50, 100, 200 लोगों को, हो गया काम। ऊपर से नया साल मुबारक हो भेजकर अपना कर्तव्य पूरा कर लेते हैं। मैंने फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन ताऊ जी, हमारी संस्कृति तो उत्सव धर्मिता में विश्वास रखती है। हम सबके लिए मंगल कामना करते हैं, पर्व त्योहार मनाने के मौके ढूंढते हैं। ऐसा ही एक मौका है नए साल का भी। ताऊ जी ने उल्टे मुझे समझाना शुरू किया। हाँ, उत्सव तो मनाओ, लेकिन अगर पड़ोसी के घर कोई दुख या गमी है तो क्या तुम्हें उत्सव मनाना शोभा देता है? एक और तो भूकंप, सुनामी, बम विस्फोट, और अब ये कोरोना, इसके कारण अनेक लोग तड़प रहे हैं, अनेक घरों में मातम भी छा गया था, और दूसरी ओर रेडियो, टीवी चैनल चीख चीख कर नए साल की मुबारकबाद दे रहे होते हैं। वाह, क्या उत्सव धर्मिता है। वैसे भी आजकल तो नए साल की मुबारक देने में भी लाभ पर ही दृष्टि रखी जाती है। जिससे भविष्य में लाभ होने की आशा हो, उसी को शुभकामना संदेश या उपहार दिया जाता है। यानी जो हमारा लाभ कराएगा वही शुभकामना पाएगा। विद्यार्थी तक उसी अध्यापक को कार्ड या फूल देते हैं जो इस साल पढ़ा रहा होता है या उस साल पेपर जांचेगा। एक है हमारे ये अमीरजादे, नए साल के किसी जश्न के लिए होटलों या क्लबों में हजारों रुपए लुटा देंगे।
लेकिन ठंड से ठिठुरते और दम तोड़ते किसी गरीब के लिए इनके मन में दया, करुणा, संवेदना की एक बूंद तक नहीं मिलती है। इन्हीं होटलों, क्लबों, फार्म हाउसों के मालिकों के लिए मुबारक होता है ये नया साल। गर्म कपड़ों, महंगी कारों में घूमते, शराब के जाम टकराते, नाचते गाते पूंजीपतियों के लिए मुबारक होता है ये नया साल। और इनके कारखानों में दिन भर मजदूरी करके पेट भरने वाले हजारों मजदूरों के लिए, रेहड़ी पटरी खोमचे वाले लोगों के लिए, कड़कती ठंड में कांपते रैन बसेरे के लिए भटकते असहाय अनाथों के लिए, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले करोड़ों गरीबों के लिए कब मुबारक होगा नया साल? शर्मा जी, आप ही बताइए। महानगरों की चकाचौंध के पीछे छिपे गांव, कस्बे में रहने वाले किसानों, कारीगरों, दस्तकारों के लिए कब मुबारक होगा नया साल? कमर तोड़ महंगाई की मार झेलते मध्यम वर्ग के आम आदमी के लिए कब मुबारक होगा ये नया साल? शोषण, अत्याचार की चक्की में पिस रहे बाल मजदूरों, देह व्यापार करने पर विवश महिलाओं, रोजगार के लिए तरसते युवाओं, बेसहारा वृद्धों के लिए कब होगा मुबारक यह नया साल? यह कहते कहते ताऊ भीम सिंह की आंखें भर आईं। मुझे उनके भीतर के इंसान ने झकझोर दिया। मैं सोचने लगा, घोर व्यावसायिकता तथा रुपया परमो धर्मः के इस युग में सचमुच किसका होगा नया साल मुबारक? किसका होगा नया साल मुबारक? तो मित्रों, ये मेरा एक व्यंग्य था। और 26 जनवरी हमारा भारतीय गणतंत्र दिवस का पर्व भी निकट ही है, तो मैंने उस स्थिति पर भी एक व्यंग्यात्मक रचना इसी संग्रह में प्रस्तुत की थी। तो मैं आपके सामने वह रचना भी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि ऐसे अवसरों पर व्यंग्य करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन कैसे व्यंग्यकार हर तरफ से विषय ढूंढ लेता है। महान गणना तंत्र, गणतंत्र नहीं, गणना तंत्र। जी हाँ, हमने पुस्तकों में पढ़ा, अध्यापकों से सुना कि भारत में गणतंत्र है। यह गणतंत्र कब और कैसे गणना तंत्र में परिवर्तित हो गया, यह एक शोध का विषय है। और भारत में शोध बिना सरकारी सहायता के होती नहीं, लिहाजा इस पर शोध होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। इसलिए भारत में गणतंत्र है या गणना तंत्र, यह समझने के लिए हमें अपने चारों ओर दृष्टि डालनी पड़ेगी। आज मंत्री से लेकर संतरी तक, अध्यापक से लेकर विद्यार्थी और पब्लिक स्कूल से लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट तक, नेता से लेकर अभिनेता तक, यानी जिस तरफ भी नजर दौड़ाइए आप पाएंगे कि हर कोई गणना में लगा हुआ है। यह गणना अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से, मगर एक ही उद्देश्य के लिए की जा रही है। आप मंत्री के पास अपना कोई काम लेकर जाते हैं, मंत्री जी फरमाते हैं, आपका काम क्यों करवाऊं? आप कहेंगे, भाई हमने आपको चुना ही इसलिए था कि आप हमारे काम करवाएं। मंत्री जी का उत्तर होगा, जिस प्रकार धनुष से छूटा तीर और मुख से निकले शब्द लौटाए नहीं जा सकते, उसी प्रकार जनता द्वारा बनाए मंत्री हटाए नहीं जा सकते। आप लोग मंत्री बना तो सकते हैं मगर हटा नहीं सकते। संक्षेप में आप यह बताइए कि माल क्या मिलेगा आपका काम करवाने पर। यदि आप समझदार हुए तो सौदा तय हो जाएगा, नहीं तो इंतजार कीजिए अगले चुनाव और नए मंत्री जी की नियुक्ति का। संतरी कहता है, मैं तुम्हें साहब से क्यों मिलवाऊं? आप कहेंगे, अरे भाई इसी की तो तुम्हें तनख्वाह मिलती है। संतरी कहेगा, वह तो बिना आपको मिलवाए भी मिल जाएगी। यदि कुछ सेवा पानी करो तो अभी मिलवाए देता हूं, वरना साहब अभी मीटिंग में व्यस्त हैं, कल आइएगा। संतरी भी गणना में लगा है, शिक्षक भी गणना करते हैं। कक्षा में पढ़ाने से क्या लाभ और ना पढ़ाने से क्या लाभ, सभी शिक्षक नहीं लेकिन करते हैं। फिर ट्यूशन और गाइड लिखने से मिलने वाले धन की गणना करके वह निश्चय करता है कि कक्षा में ईमानदारी से पढ़ाना गणना की दृष्टि से उचित नहीं है। विद्यार्थी भी गणना करते हैं, कौन सा प्रश्न तैयार करूं, कम से कम पढ़कर टॉप कैसे करूं। पब्लिक स्कूल गणना करते हैं, हर साल पुस्तकें, वर्दी आदि बदलते रहने से ही आय व्यय का तुलन पत्र, बैलेंस शीट, आय की ओर झुका रह सकता है। डॉक्टर सोचता है कि कैसी दवाइयां दूं कि रोगी को लाभ भी हो और जल्दी से पूरी तरह ठीक भी ना हो। नर्सिंग होम वाले हमेशा इस गणना में लगे रहते हैं कि कैसे ऑपरेशन करने का मौका मिले, ताकि वे ग्लूकोज, इंजेक्शन, डॉक्टर की फीस, कमरे का किराया आदि
जमकर वसूल सके। इसीलिए तो आजकल नर्सिंग होम में पैदा होने वाला हर बच्चा, लगभग हर बच्चा सिजेरियन ही होता है। पहले तो नहीं होते थे ऐसे। कहीं ना कहीं गणनाएं चल रही हैं, ध्यान दीजिएगा। अभिनेता अपनी हिट और फ्लॉप फिल्मों की गणना में लगे रहते हैं और सोचते हैं कि अपना रेट कितना बढ़ाने से लाभ होगा या आज का उनका बाजार भाव क्या है। जैसे आप देखते हैं सोने का बाजार भाव, पेट्रोल का बाजार भाव, चांदी का बाजार भाव रोज बदलता है, ऐसे ही इन अभिनेताओं का बाजार भाव भी बदलता रहता है। हर मैकेनिक इस उधेड़ बुन में लगा रहता है कि किस प्रकार जल्दी से मिल गई खराबी को भी इस तरह ढूंढा जाए कि लगे बहुत मेहनत और मुश्किल से ठीक किया है। यदि वह गणना ना करते हुए तुरंत खराबी ढूंढ कर ठीक कर दे तो उसे सुनने को मिलेगा, अरे जरा सी तो खराबी थी, इसे ठीक करने के इतने पैसे। ज्योतिषी गणना करके बताते हैं कि राहु, केतु, मंगल और शनि की दृष्टि टेढ़ी है। ज्योतिषी गणना करके बताते हैं उस टेढ़ी दृष्टि का उपाय कीजिए, लाभ होगा। किसको? आप अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस भी अपनी अद्भुत गणना शक्ति से सिद्ध कर देती है कि अपराध कम हो रहे हैं। वकील गणना करते हुए मुकदमे की पैरवी करते हैं और मुकदमा द्रौपदी के चीर की तरह लंबा ही खिंचता चला जाता है। हमारे महान देश के महान नेता तो गणना करने में हर समय व्यस्त या अस्त व्यस्त रहते हैं। चुनाव लड़ना हो या जीतना, कुर्सी हथियानी हो या बचानी, सभी में गणना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि गणना सही निकली तो 5 उंगलियां घी में, नहीं तो बिना घी के हाथ मलते रह जाएंगे। सरकारी कर्मचारी हो तो कभी छुट्टियों की गणना करेगा और कभी महंगाई भत्ते की। लेखक इस गणना में लगे रहते हैं कि कैसे रातों रात किताब लिख मारें और प्रकाशक भी इसी गणना में अपना सुख चैन नष्ट कर देते हैं कि कहाँ किस तरह किताब खपाई जाए और लेखक से रॉयल्टी बचाई जाए। गणना तंत्र में जाहिर है कि सारा खेल गणना का ही होता है, चाहे वह गणना जनगणना हो या मतगणना। दोनों में ही जन के मत की गणना की जाती है। ध्यान दीजिए, जनगणना और मतगणना। आंकड़ों की उठापटक और प्रस्तुतिकरण इस सफाई से किया जाता है कि अच्छे 30 मार्क भी उसमें कमी ना निकाल सकें। अरे यह लेख पढ़ते पढ़ते आप किस गणना में खो गए? अच्छा छोड़िए यह सब और मेरे साथ जोर से नारा लगाइए, जय गणतंत्र। अरे नहीं, जय गणनातंत्र, जय गणनातंत्र। धन्यवाद। तो देखा आपने साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के अंतर्गत कविता, कभी व्यंग्य, कभी कहानी, कभी लेख, विभिन्न विधाएं अपनी साहित्य के आप तक लेकर आता हूं और आपको ये पसंद आ रही हैं। इसका प्रमाण ये है कि 300 से भी अधिक मित्रों ने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और आपके इस उत्साहवर्धन के फलस्वरूप मैं निरंतर प्रयास करता हूं कि और बेहतर सामग्री आप तक पहुंचाऊं। तो मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक प्रतीक्षा कीजिए। साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग। नमस्कार।